गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम अभिप्रेरणा टॉपिक है, अभिप्रेरणा के बारे में बात करेंगे, मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक, अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा सीखने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभिप्रेरणा, जो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में अभिप्रेरणा से कुछ न कुछ पॉइंट पूछा जाता है। अभिप्रेरणा देखिए, इसमें लिखा क्या है? अभिप्रेरणा जीवन की सफलता के आधार, अधिगम के प्रमुख अनिवार्य स्थिति, सुनहरी सड़क। क्या है? अभिप्रेरणा जो होता है सीखने के लिए एक सुनहरी सड़क माना जाता है, सफलता के लिए एक आधार माना जाता है। जो मोटिवेट पर्सन है, अगर मोटिवेट है तो कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर आंतरिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। आंतरिक ऊर्जा हमारे अंदर सबके अंदर होता है, वो अभिप्रेरणा के थ्रू उसको जगाया जाता है, उसको निकाला जाता है। ठीक है, अभिप्रेरणा को सुनहरी सड़क, गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग कहा जाता है। किसने कहा है? ये स्किनर का है, स्किनर ने कहा है इसको। ये अधिगम का हृदय, हार्ट कहा जाता है। अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय कहा जाता है, स्किनर के कहना है यह। ठीक, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो होता है मोटम से हुई है, मोर से हुआ है, मोटम से हुआ है। मोटम याद रखिएगा, मोटम से हुआ है, जिसका अर्थ होता है गति करना, टू मूव। ठीक, इतना याद रखना। मोटम शब्द से मिलकर के बना है, मोटम शब्द से मिलकर के बना होता है, जिसका अर्थ होता है गति करना। ठीक, और चीज़ यह गोल्डन रोड है किसकी? अब सीखने की अभिप्रेरणा क्या है? एक सुनहरी सड़क है। किसका कथन है? स्किनर का है। हार्ट है सीखने का, क्या है? ये हृदय है। किसका कथन है? स्किनर का है। सीखने का राजमार्ग है, किसका है? स्किनर का। स्किनर ने इसको अभिप्रेरणा को बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो अभिप्रेरणा बुद्धवर्ष के अनुसार क्या कहा गया है? अभिप्रेरणा वह तत्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करती है। हमने अभी जस्ट बताया कि अभिप्रेरणा हमारे आंतरिक बल को जागृत करती है, और वो जगा करके हम अपने आप से या दूसरे के थ्रू हमको मिलता है, तो उस ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं अपने लाइफ में। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम उस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। उसी ऊर्जा के थ्रू हमारा शरीर जो संचालन किया जाता है, हमारे मस्तिष्क से संचालन होता है उसी ऊर्जा का। आज जिस व्यक्ति में वह ऊर्जा कमी आ जाती है, वह कुछ नहीं कर पाएगा, अपने आप में ही ढील या निष्क्रिय रहेगा, सक्रिय नहीं हो सकता है। ठीक, वो एक एनर्जी होनी चाहिए कुछ कार्य करने के लिए। जो एनर्जी होती है वही अभिप्रेरणा होता है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर व्यक्ति मोटिव है यानी अभिप्रेरित है, तो उसको सफलता 100% मिलेगी ही। जितना डिपेंड करता है कितना उसके प्रति चाहत है, उसकी अभिप्रेरित कितना है, वह उनकी दृढ़ इच्छा कितनी, उनकी आंतरिक इच्छा कितनी है। विल पावर उसका क्या कह रहा है, ये सब अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, अभिप्रेरणा का टर्म्स है। और नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए स्किनर का यहाँ पर कहना है, स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। आपको अगर पूछा जाए अभिप्रेरणा क्या है, तो आप अपने स्तर से कुछ भी लिखिएगा। इसी से संबंधित अभिप्रेरणा एक तत्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा में प्रदान करती है, या सीखने का राजमार्ग है, अपना लिख देना। इसी के आधार पर एक कम से कम कोई ना कोई एक परिभाषा आपको माइंड में होना चाहिए। अर्थ के रूप में है तो अर्थ हमने बता दिया। अभिप्रेरणा का मोटम शब्द से मिलकर के बना होता है, जिसका अर्थ होता है गति करना। ठीक, अब इसकी प्रकृति क्या होती है? इसकी प्रकृति क्या होती है? देखिए इसकी प्रकृति के बारे में। और किसी भी चीज़ का हम हर बार बोलते हैं, किसी भी अभिप्रेरणा हो, ध्यान हो, या कोई भी ऐसे टॉपिक हो, तो उसकी प्रकृति और विशेषताओं को जरूर पढ़ना। उससे हम बहुत सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। उसमें बहुत कुछ छिपा होता है। ठीक है, इसमें प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो प्रकृति क्या है? अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, शारीरिक व आंतरिक प्रक्रिया है, ठोस रूप से नहीं देखा जा सकता है। देखिए ये कह रहे हैं कि जो अभिप्रेरणा होता है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, शारीरिक व आंतरिक दोनों रूप से प्रक्रिया होती है, और इसे ठोस रूप में नहीं देखा जाता है। अगर ऐसा नहीं कह सकते कोई व्यक्ति कोई पर्सन बैठा है और बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उसको हम कदापि नहीं कह सकते हाँ इसकी ज़्यादा एनर्जी है, या कोई शांत स्वभाव का है तो उसकी ज़्यादा एनर्जी नहीं है। ये शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों हो सकता है। हम एक पक्ष को लेकर के हम इस पर यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि शारीरिक रूप से बहुत एक्टिव है। एक्टिव अलग चीज़ है,
अभिप्रेरित होना अलग चीज़ है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग चीज़ है। एक कुछ होता है सुडौल पर्सन होते हैं जो शारीरिक रूप से जो हो शारीरिक रूप से एक्टिव है, ऐसा हम एक कदापि नहीं कह सकते हैं कि वह अब अंदर से मोटिवेट है। हाँ, बहुत ऐसे पर्सन भी होते हैं जो स्थूल होते हैं, शारीरिक रूप से ढील होते हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, उसको गोल को प्राप्त करना चाह रहा है। वो शांति से बैठा है लेकिन हमेशा तर्क वितर्क उसके बारे में सोचता रहता है, मानसिक रूप से है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसको ठोस रूप से देखा जा सकता है या मापा जा सकता है कौन कितना भी प्रेरित है। आप लोग खुद है कि आप लोग सोचते हैं मैं यहाँ पर DLED BTC में 95% लाऊँ, यूपी टेट में 130 लाऊँ, 140 लाऊँ और सुपर टेट में अच्छा परसेंटेज लाऊँ। हम यहाँ किस आधार पर माप सकते हैं कि कौन कितना सोच रहा है, ये आप खुद तय कर सकते हैं। इसको मापन नहीं किया जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, यही कहने का मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उद्देश्य प्राप्ति तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। यह एक कंटिन्यूअस निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। कभी कम मोटिवेशन होता है, कभी डाउन हो जाते हैं, कभी मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन होते रहते हैं। दूसरे को देख करके होते हैं, सेल्फ से होते हैं, ये कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता है। लेकिन इसके सामने उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ अब उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है तो लक्ष्य भी नहीं होगा, लक्ष्य नहीं है तो उद्देश्य भी नहीं होगा और हमारा आवश्यकता ही नहीं होगा, हम मोटिवेट होंगे ही नहीं। कोई जीवन चल रहा है, चल जिस तरह चल रहा है चलने दो। तो यहाँ पर उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। एक उद्देश्य प्राप्त हुआ, BTC में आपको 95% आया, एक उद्देश्य प्राप्त हुआ। सेकेंड उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ टेट में मैं अच्छा परसेंटेज नंबर पाऊंगा, 120-30 जो भी होगा, तो उसमें आप प्राप्त किए 125। अब नेक्स्ट उद्देश्य सुपर टेट में मुझे 130 नंबर अंक लाना है, तो उसको प्राप्त करेंगे। अब प्राइमरी के टीचर बन गए, अब उसके बाद आप सोचेंगे अपर TGT PGT ध्यान देंगे, असिस्टेंट। उस तरह से हमेशा एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी, ये स्थिर नहीं रहेगा। व्यक्ति शांत नहीं रह सकता है। अगर जिस दिन शांत हो गया समझ मृत्यु हो गई है, उसकी चाहत कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ठीक, नेक्स्ट लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पर आधारित होता है। यह लक्ष्य जो भी है अपना लक्ष्य टारगेट हमको बताया ना कि यूपी टेट में 120 अंक पाना है, तो वहाँ पर टारगेट होना चाहिए हमारा लक्ष्य निर्देशित, हमारे निर्देशित क्लियर होना चाहिए कि मैं 120 अंक पाऊंगा, फिर 130 अंक सुपर टेट में पाऊंगा, मैं एक सीट मुझे चाहिए। आप सभी लोग सोचते हैं 50,000 सीट आए तो मेरा एक सीट होगा। सिर्फ आपको एक सीट के लिए ध्यान देना चाहिए, मेरा एक सीट पक्का होना चाहिए। इस हिसाब से आपको मोटिवेशन देना चाहिए, होना चाहिए, खुद से होना चाहिए। किसी के थ्रू अगर हो रहा है तो फिर उतना अच्छा नहीं है। आप खुद से अगर मोटिवेट हो रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा है। और यह क्या होता है, ये अभिप्रेरणा साध्य है, न कि एक अभिप्रेरणा साध्य ना होकर एक साधन है। इसका साध्य और साधन का मतलब होता है एक किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कराता है, कि ऐसा नहीं कि ये आपको नौकरी दे देगा या 120 अंक प्राप्त करने के लिए ये अंक दे देगा आपको यह एक रास्ता बताएगा, आपके बॉडी को, आपके समझने का, आपका तर्क करने का एक रास्ता करेगा कि इस तरह से हम काम करें। आप दिन रात काम कराएगा आपसे, उसके लिए कितनी चाहत रखेंगे, 120 के लिए, 130 के लिए, जो भी आपका उद्देश्य हो सकता है उसके लिए चाहत करेंगे, एक साधन के रूप में कार्य करेंगे, एक साध्य नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा क्या कहते हैं उसको, रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है, बल्कि उसके पाने के लिए एक प्रक्रिया है, एक साधन है। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, अभिप्रेरणा भाव प्रक्रिया है, भावनात्मक रूप से होता है। अभिप्रेरणा भावनात्मक रूप से ज़्यादा इफेक्टिव होता है तो दो ज्ञानात्मक भावनात्मक क्रिया दोनों है, लेकिन देखा जाए तो भाव और रूप है। हम ये भावुक है, एक अंदर से एक भाव उत्पन्न होता है कि जो मोटिवेट होता है अंदर से, उसके प्रति क्रिया करने लगता है। और अगर ये अभिप्रेरित नहीं होता है तो कोई एक्टिव नहीं, निष्क्रिय रहेगा पर्सन। ठीक है, इसकी प्रकृति अच्छा आशा है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार ये भी इम्पोर्टेंट है। अभिप्रेरणा आपके क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट आता है कि अभिप्रेरणा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, या ये क्वेश्चन आ जाएगा अभिप्रेरणा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, या ये क्वेश्चन आ जाएगा अभिप्रेरणा क्या है, इसके प्रकार बताओ, या अभिप्रेरणा क्या है, इसके चक्र बताओ। अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है, ठीक, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अभिप्रेरणा क्या है। हमने पढ़ लिया, इसके प्रकृति देख लिया, अब इसके प्रकार को देखते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आप
अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है। आप सिर्फ सिंपल भाषा में आप रखिए कि दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बाह्य अभिप्रेरणा। जो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है वो जन्मजात होती है, अनसीखी अभिप्रेरणा होती है, हम इसको सीखते नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम सीख लेते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा में के अंतर्गत क्या आ जाता है, जन्मजात होती है, जैसे भूख, प्यास, काम, मलमूत्र त्यागना वगैरह वगैरह, जो कि ये हम ना चाह करके भी होता रहता है, हमारा इस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है। भूख लगना, प्यास लगना, ये सब क्या है, ये आंतरिक है, जो कि नैसर्गिक होता है, जो मूल प्रवृत्तियों से होता है, वो प्राथमिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। ये हम सीखते नहीं है, इसको हम सीखते नहीं है। मलमूत्र त्यागना ऐसा ये ऑटोमेटिक होता रहता है। ठीक, नेक्स्ट। अब इसमें क्या है, देखिए लिखा क्या है इसमें, किसी क्रिया या कार्य को स्वयं की इच्छा से करते हैं तथा इस कहने का मतलब यहाँ पर है यह कि हम स्वयं की इच्छा से करते हैं तथा इसको करने में हमें खुशी, संतोष, आनंद की अनुभूति होती। मल मूत्र त्यागना, ये सब जो भी है ये सब आंतरिक है, आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। यह व्यक्ति के जन्म के साथ ही आती है और इनकी पूर्ति आवश्यकता अनिवार्य और आवश्यक है। इसकी पूर्ति अनिवार्य और आवश्यक है। क्या है, जो संवेग होते हैं, जो हमारी जन्मजात अभिप्रेरणा है, मैंने बताया कि हाँ मलमूत्र त्यागना ये आवश्यक रूप से होता है, अनिवार्य भी है, जरूरी है, आवश्यक भी है। और वुडवर्थ ने कहा मूल प्रवृत्तियों को अनसीखी अभिप्रेरणा कहा। हमने बताया जो ये हम सीखते नहीं है, ये अनसीखी अभिप्रेरणा है और यह कार्य का आरंभ करती है, किसी कार्य को करने के लिए आरंभ करती है। ये आंतरिक अभिप्रेरणा जो होता है और बाह्य अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा जो होता है खुद से लिया जाता है, खुद से किया जाता है, इसमें बाहर का वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ये खुद नैसर्गिक होता है, आप परिस्थिति के आधार पर उसको कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे कि भूख, प्यास, नील, मूत्र त्यागना मात्र, ये सब क्या है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द्वितीयक या वाह्य या नकारात्मक। पहले वाले को हम धनात्मक भी कह सकते थे, यहाँ नकारात्मक अभिप्रेरणा या सेकेंडरी मोटिवेशन है। ठीक, इसमें क्या है, जब किसी क्रिया कार्य को बाहरी व्यक्ति के दबाव में आकर किया जाता है। ठीक, तो वह बाहरी व्यक्ति हो सकता है कि उसके दबाव में आ सके करते हैं, या कोई कहें तब आप अभिप्रेरित हो रहे हैं, आपको अंदर से इच्छा नहीं जागृत हो रही है, तो आप कुछ नहीं कर। आपको एग्जाम में आता है जो ज़्यादा कौन सा अभिप्रेरणा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, प्रथम या द्वितीय, तो याद रखना प्रथम। ठीक, प्रथम प्राथमिक अभिप्रेरणा जो होता है, जो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, जो जन्मजात अभिप्रेरणा होती है, वह ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आप खुद से अभिप्रेरित नहीं होंगे, मैं आपको लाख कहूँ कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छा परसेंटेज पाना है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन आप अपने से सोचें कि नहीं मुझे अच्छा अंक पाना है, खुद से मैं चाहूँगा, मेरी इच्छा आ रही है, तो उस दिन आपको कोई नहीं रोकेगा, आप उसको प्राप्त करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कहने का मतलब जो है कि प्राथमिक जो अभिप्रेरणा होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक, और ये सेकेंडरी जो होता है नकारात्मक होता है, इसमें लिखा क्या है, दोनों अलग अलग कर दिया गया है, यही चीज़ ये भी है। नकारात्मक अभिप्रेरणा सकारात्मक अभिप्रेरणा का एकदम उल्टा होता है, अर्थात इसमें बालक को प्रेरणा तो मिलती है पर वह आंतरिक नहीं बल्कि बाह्य होती है। बाह्य अभिप्रेरणा का ऐसा है जो ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब यही है कि अगर मैं एक पर्सन के रूप में आपको एक मोटिवेट करूं कि आप ये काम करो, तो ये मैं कब तक मोटिवेट करूंगा, मैं जब तक आपके पास हूँ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तब तक आप अभिप्रेरित होगे कार्य करने के लिए। लेकिन जब आप अपने आप से अभिप्रेरित होगी तो आप तो 24 घंटा अपने आप से हैं, तो वो तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आपको अपने आंतरिक ऊर्जा को अपने से खुद से जागृत करना है। अगर कोई पर्सन यह कर लेता है तो वो उसकी सफलता, उसको अपनी सफलता तक को जरूर पहुँचे, अपने लक्ष्य तक को अचीव कर पाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा वह। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है अभिप्रेरणा के तत्व। इसमें क्या है, अभिप्रेरणा के 3 तत्व होते हैं। ठीक, याद रखिएगा, ये तत्व 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आवश्यकता होती है, प्रणोद होता है और प्रोत्साहन होता है। ये तीनों तत्व आपको इम्पोर्टेंट है, ये तीनों चीज़ याद रखना, इसी से आपका चक्र भी बनेगा, साइकिल भी बन जाएगा।
नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। ठीक, याद रखना इस चीज़ को। अब इसमें हम इन नीड क्या है, प्रणोद क्या है और प्रोत्साहन क्या है। ठीक, आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन क्या है, 2 मिनट में इसको हम क्लियर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये अगर पूछे कि हाँ अभिप्रेरणा चक्र क्या है तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि नीड, फिर ड्राइव, फिर इंसेंटिव, फिर गोल। ठीक, 3 तत्व मुख्य रूप से है। ये 3 तत्व आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से तत्व है, ये आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन, ये तीनों तत्व आपको याद होना चाहिए। ठीक, और नेक्स्ट एक चीज़ और लिखा है, चालक को अंतर्नोड या प्रणोद भी कहते हैं। चालक को अंतर्नोड या प्रणोद भी कहते हैं। ठीक, आपको नीड, ड्राइव और इंसेंटिव 3 चीज़ याद रखिएगा। और आगे हम बात करते हैं नीड। ठीक, नीड क्या है, आवश्यकता क्या है। इसमें देखिए अभिप्रेरणा की शुरुआत कहाँ से होती है, आवश्यकता से होती है या किसी समस्या से होती है। हैं, समस्या से होती है। अभिप्रेरणा की शुरुआत कहाँ से होती है, किसी समस्या से होती है या फिर आवश्यकता से होती है। जब समस्या आएगी तब आपको समस्या का समाधान करने की कुछ न कुछ आवश्यकता आएगी। अब जैसे आपको कोई न कोई चीज़ या कोई कमी हो या कोई चीज़ अधिकता हो, तब आपको कोई न कोई आवश्यकता जरूर आएगी। ठीक, आपके अंदर कोई न कोई आवश्यकता हो, अधिकता हो या बहुत ज़्यादा हो या बहुत कमी हो, तब कोई न कोई आवश्यकता जरूर आएगी। जैसे आगे हम देखते हैं इसमें लिखा क्या है। इसमें आवश्यकता अभिप्रेरणा का प्रथम महत्वपूर्ण स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, प्रथम स्टेप से है यह आवश्यकता। ठीक, आवश्यकता अभिप्रेरणा का प्रथम स्टेप्स होता है। अगर आपको आवश्यक है टीचर बनने की तो आप उस तरह से मोटिवेट होंगे। उस तरह से किस लेवल का आपको है, तो पहले ये आवश्यक है कि हाँ हमको टीचर बनना है। आपके अंदर ये जिज्ञासा, जानने की कोशिश करना कि मैं टीचर बनूं। मैं एक आवश्यकता है कि आपको एक पैसे की ललत है या कुछ भी कह सकते हैं, एक मान मर्यादा की आवश्यकता है कि मैं एक समाज कल्याण के लिए एक टीचर बनना चाह रहा हूं। तो आपके अंदर ये आवश्यक है, आपके अंदर ये नीड जागृत होगा, नीड की आवश्यकता होगी, नीड होगा, नीड उत्पन्न होगी। ठीक, यह एक प्रथम चरण होता है। इसमें आगे है, प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई आवश्यकता जरूर होता है, कुछ न कुछ सभी लोगों को आवश्यकता होती है और उसको प्राप्त करने के लिए वह कार्य करने के लिए प्रेरित होता है और उसको प्राप्त करना चाहता है। कोई न कुछ आवश्यकता होती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी, किसी को कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है और उसके प्रति वो कार्य करने लगता है। आवश्यकता की पूर्ति न होने पर उसके शरीर में और उसके मस्तिष्क में असंतुष्टि उत्पन्न होता है। अगर वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो असंतुष्ट उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप उसका सक्रिय होना अनिवार्य हो जाता है। सक्रियता से कार्य करना स्टार्ट करता है, असंतुष्टि उत्पन्न होती है या असंतुष्टि उत्पन्न, दोनों हो सकता है। अगर प्राप्त कर लेता है संतुष्ट हो जाता है, अगर प्राप्त नहीं हो पाता है असंतुष्ट हो पाता है, असंतुष्ट हो पाता है तो और सक्रिय होकर के कार्य करने की कोशिश करता है ताकि उस चीज़ को प्राप्त कर सके। और आगे लिखा है, किसी चीज़ की कमी या अति की अवस्था में हम नीड या आवश्यकता को हम आवश्यकता संज्ञा देते हैं। यानी किसी चीज़ की आवश्यकता या कमी या अति दोनों याद रखिएगा, दोनों है। कमी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तब हमको आवश्यकता होती है कुछ कार्य करने की। जैसे यहाँ पर बच्चे कहते हैं, हम तो सोचते हैं कमी ही होए तो भी हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहें, नहीं, अति भी हो जाएगा तब भी आपको आवश्यकता है कुछ न कुछ करने की। यहाँ पर है, आगे देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने आवश्यकता को अभिप्रेरणा की उत्पत्ति का प्रथम कदम बताए तो हमने चर्चा कर ली है। यहाँ पर एक चर्चा है कमी और अति के बारे में बात करना है। कमी, अगर आपको पैसे की ललत है, पैसे की कमी है तो आप सोचेंगे मैं एक टीचर बन जाऊँ और पैसे अच्छा खासा कमाऊँ, पैसे कमाऊँ। बहुत सारे रास्ते हैं और जो रास्ते आप चयन करना चाहे वगैरह वगैरह, अब ये हो सकता है कमी। तो आप अति का मतलब यहाँ पर है आपको क्लास में याद चाहे जाए अभी जस्ट हम आपको 2 लीटर पानी पिला दें तो आपके शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हम कहें कि अभी हम क्लास ले रहे हैं, जब 2 घंटे की क्लास है, आप प्रेशर में हैं तो किसकी आवश्यकता होगी?
और पानी कमी आ रही है और पानी पीना चाहेंगे, आप प्रेशर में है, बाथरूम जाना चाह रहे हैं, तो आपकी आवश्यकता है उसको त्याग करने की, तो उसको बाहर निकालने के लिए आवश्यकता है कि वो आपके शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए उसको बाहर करेंगे यूरिन के थ्रू। अगर आपका कमी होगा तो पानी और पिएंगे, तो अगर उस टाइम पर भी आप सोचेंगे कि हाँ यूरिन लगा है और पानी पिए, तब तो इसकी समस्या आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चालक। चालक ये क्या है? चालक को हमने बताया कि अंतर्नोद प्रणोद भी कहा जाता है। ठीक, अब वहाँ पर हमने बताया कि एक जब व्यक्ति के अंदर एक चालक आवश्यकता होगी, अब सामान्य भाषा में हम एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। किसी व्यक्ति को भूख लग गई है, भूख लगी है तो उसकी आवश्यकता क्या है? खाने की, भोजन की। ठीक, अब देखिए इसको, चालक को अंतर्नोद तथा प्रणोद भी कहते हैं। चालक आवश्यकता के द्वारा ही उत्पन्न होता है, जो चालक होता है आवश्यकता के द्वारा ही उत्पन्न होगा। ठीक, इसमें एक मिनट, चालक आवश्यकता के द्वारा ही उत्पन्न होती है। ठीक, जब चालक जो होता है, जो आवश्यकता होगा, किस चीज़ की आवश्यकता होगी वैसा चालक उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं है कि भूख लगा है तो आप पानी की तरफ से, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर भोजन है, तो आप कहाँ पर जाएंगे? अगर भूख लगा है तो भोजन यहाँ है तो यहाँ पर जाएंगे। अगर भोजन लगा है तो यहाँ पानी में है तो यहाँ पर आप नहीं जाएंगे। तो आवश्यकता जैसी होगी वैसा ड्राइव, वैसा चालक आपके अंदर उत्पन्न होगा। तो जैसी आपकी आवश्यकता है, जैसी आपने टारगेट सेट किया है, जो आप उद्देश्य प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आपकी आवश्यकता होगी। थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा ड्राइव उत्पन्न होगा। बहुत ज़्यादा अपर लेवल पर सोचेंगे कि मुझे ये करना है, ये भी करना है, और हायर लेवल पर तक जाना है, तो आपका ड्राइव कहूँ बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पर आगे छोटे लेवल पर हम देखते हैं, तो ये भोजन के लिए हमको भोजन की आवश्यकता हो रही है, तो हमारे अंदर एक ड्राइव उत्पन्न होगा। ठीक, भोजन के लिए। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, क्या है? अर्थात जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उसी प्रकार का चालक उत्पन्न होगा। जैसे भोजन की आवश्यकता के लिए भूख उसकी चालक है, भूख उसकी चालक है। भोजन के लिए अब आपको भोजन की आवश्यकता है तो आपका चालक क्या होगा? भूख होगा। आपके शरीर को कौन चला रहेगा? भूख। इसलिए भूख चालक का जन्म होता है। यहाँ पर भी पूछा जाता है, भोजन के लिए चालक का कार्य के रूप में किसी एसेट किया जाता है, तो भोजन का संबंध भूख से है। याद रखिएगा इस चीज़ को। पानी का संबंध प्यास से है। अगर प्यास लगी है तो चालक क्या होगा? प्यास होगा। अब विश्राम है, विश्राम की आवश्यकता है, तो वहाँ पर क्या होगा? नींद, चालक का जन्म होगा। इस तरह से प्यास का है। ठीक है, इस तरह से है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका शरीर जो भी है, आपको चलाने वाला उस टाइम पर ये ड्राइव है। ड्राइव का मतलब चलाना। आप पानी, प्यास जिस हिसाब से लगा है आपको, उस हिसाब से आपका शरीर चलेगा। आप जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपको प्यास लगी है, आप सोच रहे हैं कि मुझे पानी मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि कार्य करेंगे। जैसे आप यात्रा में हैं, यहाँ पहुँचे हैं, आपको प्यास लग गई है, आप थोड़ा सा, हम कहें तो कितना प्यास लगे, बस चल जाएंगे, अभी पानी 10 किलोमीटर दूर है, तो कहेंगे चलो ठीक है हम चलेंगे। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर जाएंगे और रुकेंगे, पानी पिएंगे और नॉर्मल स्पीड से जाएंगे। अगर आप कहेंगे नहीं 5 मिनट में हमको तुरंत पानी बहुत ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? इधर ही कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे पानी, या तो ये अपनी स्पीड को बढ़ा करके यहाँ तक जाएंगे, हाँ 2 मिनट 5 मिनट में यहाँ तक पहुँचेंगे। यानी आपको जो शरीर का चालक करा रहा है कौन? प्यास करा रही है, पानी नहीं करा रही है। पानी नहीं करे, पानी तो आपको वहाँ पानी तक पहुँचाना है। पानी तक पहुँचाने के लिए आपके अंदर जो प्यास लगी है, वो प्यास कितना लगा है वह आपको ड्राइव करेगा। ठीक, ड्राइव करने वाला कौन है? भूख होता है, कितनी भूख लगी है। प्यास होता है, कितना प्यास लगा है। आपके अंदर जो भी ड्राइव, आपके बॉडी का जो भी क्रियाकलाप करेंगे आप हैं,
क्रियाकलाप, प्राइमरी लेवल के टीचर बनना है तो इस हिसाब से क्रियाकलाप करेंगे, अपर लेवल पर बनना है तो इस हिसाब से क्रियाकलाप करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो इस हिसाब से क्रियाकलाप करेंगे। आपकी ड्राइव उस हिसाब से कार्य कराएंगे, आप उस हिसाब से मेहनत करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कहने का मतलब हो जाए कि चालक का मतलब होता है कि जो जिसके लिए आप है वह नहीं, बल्कि जो आपके अंदर आवश्यकता के कारण कमी उत्पन्न हो रही, प्यास आ रहा है, भूख लग रही है, एक चाहत जागृत हो रही है एक सीट पाने की, तो वो क्या है, एक सीट पाने के क्या है, एक ड्राइव है। उसके लिए आपका शरीर, आपका बॉडी, आपका मस्तिष्क दिन रात करेगा उसको प्राप्त करने के लिए, ये ड्राइव है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इतना आशा है क्लियर हुआ होगा, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझिएगा, बार बार इसको देखिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसेंटिव, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन क्या है? प्रोत्साहन क्या है, अब इसमें देखते हैं। प्रोत्साहन वातावरण की वह वस्तु है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रोत्साहन क्या है? व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिसकी प्राप्ति के लिए आवश्यकता की पूर्ति तथा चालक की संतुष्टि होती है। जैसे भूखे व्यक्ति के लिए भोजन एक प्रोत्साहन है, क्योंकि भूख भोजन से ही मिटती है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है, मैंने बताया कि ड्राइव क्या है, भूख, और इंसेंटिव क्या है, भोजन। ठीक, क्लियर हुआ? हमने क्या कहा कि मुझे भूख लगी, मुझे आवश्यकता हुई किस चीज़ की, भोजन की। भोजन के लिए मैं कार्य करना स्टार्ट किया, किस हिसाब से कार्य कर रहा हूँ, जितना मुझे भूख लगा है। तो मेरा बॉडी को भूख लगा है तो उस हिसाब से कार्य करेगा। ठीक, खाना की आवश्यकता है, कहाँ तक जाएगा, किचन में जाएगा, हैं, होटल में जाएगा, ये सब क्या है, फिर उसके बाद ढाबा में जाएगा। ये सब क्रियाकलाप कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारी आवश्यकता के अंदर जो है एक भूख अगर मिट जाती तो ये सबको क्रियाकलाप करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारी बॉडी को चलाने वाला कौन है, भूख क्या, ड्राइव। लेकिन वो प्राप्त करेगा, या किचन में आ गया, यहाँ पर किचन है, मान लीजिए किचन में है या होटल में है या ढाबा में है, वहाँ हम प्राप्त कर लिए उस भोजन को, हम भोजन प्राप्त कर लिए, खाना खा लिए और भोजन को प्राप्त कर लिए, तो हमारा इंसेंटिव डाउन हो जाएगा, मिट जाएगी, खत्म हो जाएगा, हमारी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। अब भोजन हम प्राप्त कर लिए हैं तो भोजन हमारा इंसेंटिव है, उद्देश्य की प्राप्ति है, हमारा चरम उत्थान है। बस अगर आपको यहाँ पर हमारा उद्देश्य था कि मैं प्राइमरी का एक टीचर बनूंगा, तो प्राइमरी के टीचर में जब बन गया, यहाँ पर मैं बन गया, तो अब फिर आप दोबारा प्राइमरी के टीचर बनेंगे। प्राइमरी के टीचर के लिए वैकेंसी आएगी तो फॉर्म डालेंगे, नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर लास्ट उद्देश्य है कि हमारा इंसेंटिव हमको प्राप्त हो गया, हमारा उद्देश्य हमको प्राप्त हो गया। ठीक, ये लास्ट पॉइंट है। हमको भूख, अभी तक तो हमने भोजन के लिए भाग रहे थे, भोजन मिल गया, अब बस काम खत्म। अब दूसरा कुछ हो सकता है, पानी की आवश्यकता हो तो पानी के लिए भागेंगे, नल पर भागेंगे, टंकी पर बिस्लरी पानी पिएंगे, बहुत सारा हो सकता है। तो अलग अलग इंसेंटिव होता है और अलग अलग ड्राइव होता है। ड्राइव हमारे शरीर को चलाता है इंसेंटिव को प्राप्त करने के लिए, प्रोत्साहन को प्राप्त करने के लिए। इंसेंटिव यहाँ पर है, इंसेंटिव का मतलब होता है उद्दीपक, प्रोत्साहन। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा साइकिल जो है पूरा हो गया है। ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 3 चीज़ को आप लिख करके आप अपने साइकिल को बना सकते हैं, अपने चक्र को बना सकते हैं। अभी अभिप्रेरणा चक्र आ जाए एग्जाम में, अभिप्रेरणा चक्र क्या है तो आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए प्रेरक मोटिव क्या है। प्रेरक आवश्यकता, चालक तथा प्रोत्साहन का योग होता है, यही है। प्रेरक किसी व्यक्ति के अंदर वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ये कुछ नहीं, प्रेरक एक तरह से प्रेरक क्या है, एम बराबर मोटिव बराबर एम बराबर एन प्लस डी प्लस आई। यही एन क्या है, यहाँ नीड है, ड्राइव है, इंसेंटिव है। एम मोटिव बराबर क्या होता है, आवश्यकता नीड प्लस ड्राइव, चालक प्लस प्रोत्साहन। ये तीनों का मेल जोल कर करके एक साइकिल बना दो, इसी को कहा दिया जाता है मोटिवेशन साइकिल। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है आपका ये मोटिवेशन साइकिल, आपको समझना है। इसको
समझने की कोशिश करिए। हम फिर से एक बार कोशिश करते हैं समझाने की। सबसे पहला कदम क्या है, प्रथम सीढ़ी क्या है, आवश्यकता, नीड हो। किसी चीज़ की आपने नीड है, किसी चीज़ का आवश्यकता है। हमने भूख हमको लगी, हमको भूख लगी है तो किस चीज़ की आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता होगी। हमको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। कौन ले जाएगा, ड्राइव ले जाएगा। ड्राइव क्या है, भूख है। समझ में? हमको नीड है, किसी चीज़ की आवश्यकता हो गई, किस चीज़ की, भूख लगी, भूख लग गई। भूख हमारे शरीर को ले जाएगा कि भैया इधर से आओ, यहाँ आओ। ये भूख करेगा, तुमको ऐसा करो, तुमको भूख लगी है तो यहाँ से जाओ, यहाँ ढाबा है, यहाँ भोजन मिल जाएगा। भोजन क्या है, हमारा इंसेंटिव है। और जब भोजन हमारा मिल गया, हमारा गोल की प्राप्ति हो गई है, हमारा गोल की प्राप्ति हो गई, हमको भूख संतुष्टि हो गया, हम खाना वाना खा लिए, बहुत संतुष्ट हो गए। फिर खाना खा लिए, बहुत संतुष्ट हो गए। अब क्या करेंगे, बस काम खत्म, लाइफ खत्म? नहीं, हमेशा गोल हमेशा बनाया जाता है। इसलिए फिर इसकी आवश्यकता होगी, किसी न किसी, खाना खा लिए फिर पानी की आवश्यकता हो गई भैया, फिर पानी की आवश्यकता होगी तो ड्राइव क्या होगा, प्यास। तो प्यास के जो उसको लगा है उसके शरीर को पहुंचाएगा, भैया प्यास लगी है। तो ड्राइव क्या करेगा, ड्राइव अपने शरीर को, आपके बॉडी को, जो 60 किलो का बॉडी है, इसको पहुंचाएगा कहाँ, इंसेंटिव के पास। इंसेंटिव भैया पानी पिला दो, तो पानी इसके पास है तो ड्राइव को दे देगा और आप पानी पी लेंगे तो आपका गोल क्या हो जाएगा, फिर प्राप्त हो जाएगा। अब आप न्यूट्रल हो जाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। याद रखिएगा, मोटिवेशन में लक्ष्य को प्राप्त करते समय आप थोड़ा निष्क्रिय होते हैं, लेकिन बहुत क्षणिक होते हैं। उसके बाद तुरंत सक्रिय होकर के नेक्स्ट गोल की प्राप्त करते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? यही है, और कुछ नहीं इसमें। अगर आपको साइकिल आए तो आप इसी तरह से नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, गोल लिख करके आप बना सकते हैं। अगर यह गोल नहीं लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या कि यहाँ पर यह लिख दो, यहाँ डी लिख दो, ड्राइव लिख दो, ठीक, और इसके बाद यहाँ इंसेंटिव लिख दो और इसके बाद फिर नीड लिख दो। 3 चीज़ में ही आप बना सकते हैं, 4 गोल की आवश्यकता नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन आप समझना है आपको। तो ऐसे तो बहुत सारा है कि जो उद्वेलन उत्पन्न करता है उसके लिए भी होता है, तो उसमें आप 3 चीज़ को लेकर के आप एक साइकिल बना सकते हैं। ठीक, मोटिवेशन साइकिल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है आपका अभिप्रेरणा का महत्व। इम्पोर्टेंट है, आपके बीटीसी लेवल के पूछा जाता है, अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। अब यहाँ पर याद रखना, अभिप्रेरणा का महत्व 2-3 पॉइंट है। आप अपने से इसको लिख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन समझे रहेंगे तो लिख लेंगे। इन सभी लोगों को है कि इसको थोड़ा सा अपने स्तर से लिखने की कोशिश करिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट था यहाँ से चक्र, जो 3 पॉइंट हमने बताया, चालक क्या है, आवश्यकता क्या है और इंसेंटिव क्या है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन अब अभिप्रेरणा के महत्व के बारे में बात करते हैं। अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, अगर किसी भी, देखिए हाँ, उत्पादकता के सुधार में, आपके मतलब शिक्षा प्रक्रिया में सुधार में, उत्पादकता, किसी कंपनी में की बात करो, शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षा के बारे में बात करो, किसी भी कंपनी की बात, प्रोडक्शन के बारे में बात करो, उसमें सुधार करना है। सुधार में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखो लिखा क्या है, उत्पादन के विभिन्न स्थान में मानव एक महत्वपूर्ण साधन है। इस साधन का उपयोग पर एक संस्था की प्रगति निर्भर करती है। मानव क्या है, एक संसाधन है, और मानव अगर बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है तो उस संस्था का प्रगति हो रहा है। सक्रिय होकर के कार्य कर रहा है तो प्रगति हो रहा है, मोटिवेट होकर के कार्य कर रहा है तो प्रगति हो रहा है। वहीं डीमोटिवेट हो जाए तो क्या होगा, प्रगति हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उत्पादकता के सुधार के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक, अतः उन्हें विभिन्न प्रकार के अभिप्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। यही इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। अभिप्रेरित व्यक्ति अधिक उमंग, उत्साह और लगन के साथ कार्य करते हैं। अभिप्रेरणा का मतलब जो सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, अभिप्रेरित होकर के कार्य कर रहा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है, तो वो अपनी उत्पादकता में सुधार करेगा, अपने शिक्षण में सुधार करेगा, अपने गोल को प्राप्त करने के रास्ते में सुधार करेगा, रास्तों को अच्छे से बनाएगा।
ना, अपने गोल को जो आप चयन किए हैं वहाँ तक कैसे पहुँचना है उसको बहुत अच्छे से वो रास्ता क्लियर करेंगे। ठीक, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्पादकता के सुधार में मनुष्य क्या होता है, हमेशा मोटिवेट होना चाहिए। मोटिवेट पर्सन कुछ भी कर सकता है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है मनोबल में सुधार। मनोबल में सुधार का मतलब है यहाँ पर है कि मनोबल का सुधार का मतलब है कि यह आंतरिक रूप से बल जो है, आंतरिक रूप से हमारा बल है, इसमें सुधार करे। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये मनोबल की बात है। ठीक, ये मन की बात है। अगर हम अंदर से स्ट्रांग है, हम कर सकते हैं, तो आप करेंगे, आप उस हिसाब से कार्य करेंगे। ठीक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आप का गोल होगा, जितना आपके अंदर वो विल पावर होगी, इच्छा होगी, उसको आप करने के लिए प्रेरित होगे। इसमें लिखा क्या है, अभिप्रेरणा से जब कर्मचारी को अनेक प्रकार की आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाते हैं तो वह निश्चय ही मन लगाकर कार्य करते हैं। अभिप्रेरणा से अगर जो भी कार्य किया जाता है, तो अगर उसको उस कार्य के बदले वैल्यू दिया जाता है तो मन लगा करके कार्य करते हैं और उनका मनोबल में वृद्धि होती है। वो अच्छे जाहिर सी बात उनके मनों में वृद्धि होती है। वही अगर उल्टा कर दिया जाए, कार्य किया जाता है और उसको उसका वैल्यू नहीं मिल पाए तो उसके मनोबल में टूट जाता है, वो कमज़ोर पड़ता जाता है। अब आगे लिखा क्या है, कर्मचारियों को दी गई उच्च प्रेरणा उनके मनोबल में ऊंचा उठाने के लिए कार्य करती है। कर्मचारी जो भी कार्य करते हैं, आप शिक्षक छात्रों के बारे में बात करें तो छात्रों को अपने अध्ययन को, अपने पाठ को क्लियर करने के लिए उनको प्रतिदिन मोटिवेट अध्यापक को करना चाहिए, जिससे कि उनका चैप्टर जो भी पाठ है जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और वो अच्छे से उसको समझ में आ जाए। और जो भी चुनौती या कठिनाई का सामना कर रहा है वो हथियार नहीं डाले, मतलब वो धराशायी ना हो जाए, उसको प्राप्त करे, उसको अच्छे से समझे, उसे दूर भागे ना, अपने उस मन में टूटे ना, उसका मन टूटे ना। मन टूटने का मतलब को कि मतलब हताश हो जाना, अब नहीं हो पाएगा, बस बहुत हो गया, ऐसा नहीं। हमेशा एक कदम तो चलो। तो मोटिवेशन ये क्या होता है, मन से होता है, इंटरनल होता है, वो बहुत पॉजिटिव होता है। ठीक, नेक्स्ट। अब आपके अंदर है नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग में वृद्धि। सहयोग में वृद्धि ऐसे होता है कि जैसे कि कुछ पर्सन होते हैं कि अपना व्यक्तिगत रूप से तो कार्य कर लेते हैं लेकिन सहयोग रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। सहयोग में नहीं कुछ पर्सन काम कर पाते हैं, मतलब सामूहिक रूप से। और कुछ पर्सन क्या होते हैं, व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, एक पर्सन है, थोड़ा बहुत कर रहा है, उसका सहयोगी, उसका साथी कुछ उसका मदद कर देता तो उसका कार्य हो जाता है। तो यही सहयोग में वृद्धि होती है। इसके लिखा क्या है, सहयोग में वृद्धि की प्रेरणा आवश्यक होता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति को अधिक उत्साह के साथ सक्रिय योगदान देता है, क्योंकि इसके फलस्वरूप स्वयं उनके उद्देश्य की प्राप्ति सफल है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, सहयोग के मतलब ये होता है अगर कोई पर्सन कार्य कर रहा है अकेले तो वह नहीं कर पा रहा है तो उनके जो सहपाठी होंगे उनको देख करके, उनके साथ करके वो सभी लोगों का कल्याण हो जाएगा। उसको देख करके हम लोग मोटिवेट होते हैं। ऐसा होता है ना कि हमारे पड़ोस में अगर कोई कार्य सफलतापूर्वक हो जाता है तो हम लोग उसका अनुकरण करके हम लोग भी कार्य करने की कोशिश करते हैं और हम लोग भी सफल होने के कगार पर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इतना हुआ। और इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ करके लिख सकते हैं। इसमें आप इतना हमको पता है कि आप अपनी मर्जी से बहुत सारा कुछ लिख देंगे। ये तो मैं आपके सिलेबस में था और यही पूछा भी जाता है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है अभिप्रेरणा विकसित करने की विधियाँ हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो में विकसित करेंगे। ठीक है, ओके। ओके।